गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी में अभी हम जो सीरीज़ अपनी स्टार्ट की हुई है हम लोगों ने, वो है हमारी फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर। मैंने अपने 2 वीडियोस में ऑलरेडी लॉन्च कर चुका हूँ। इसमें ये मेरा थर्ड वीडियो है। पहले 2 वीडियोस में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रेशियो, प्रोपोर्शंस, परसेंटेज और रेट के बारे में डिस्कस किया था। और दूसरा जो मेरा वीडियो था वो था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नॉमिनल डाटा के ऊपर, जिसमें कि हम लोगों ने बकायदा एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और नॉमिनल कैटेगरिकल डाटा का हम लोगों ने चार्ट बनाया था। तो इसी फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस में इस वीडियो में वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद द हेल्प ऑफ अ कैटेगोरिकल क्वांटिटेटिव डाटा। तो ये मेरी जो सीरीज़ है इसमें मैं ऑलरेडी, जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि मैंने 11 वीडियोस मैंने इसमें तैयार किए हुए हैं। ये मेरा सेकंड वीडियो है इस पर्टिकुलर सीरीज़ का, जिसमें कि हम लोग एक्सेल को यूज़ करेंगे। पहले वीडियो में हम लोगों ने एक्सेल यूजेज नहीं किया था, लेकिन हम लोगों ने एक्सेल में हमने यूज़ करना शुरू किया, जिसमें कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नॉमिनल कैटेगोरिकल डाटा लिया था। इसमें मैं कैटेगोरिकल डाटा लेकिन इंटीजर्स लेके काम करूंगा, जो कि मेरा क्वांटिटेटिव डाटा है। सो लेट अस ट्राई टू study this, that how we can form a frequency distribution with the help of a categorical quantitative data. सो क्वांटिटेटिव चार्ट मैं यहाँ पर बनाऊंगा एमएस एक्सेल में इंटीजर्स यूज़ करते हुए। फ्रेंड्स, मैंने जो इसमें डाटा लिया था, जो कि मैंने पहले भी आपको दिखाया था, मैं एक बार फिर से आपको एक्सेल शीट दिखाता हूँ जो कि मैंने यूज़ की हुई है इसमें। दिस इज़ माई एक्सेल शीट, जो कि हम लोगों ने एक एनर्जी ड्रिंक का हम लोगों ने सर्वे किया था। एक कंपनी एनर्जी ड्रिंक लॉन्च करना चाहती थी यहाँ जयपुर मालवीय नगर में। तो हम लोगों ने 200 रेस्पोंडेंट्स का हम लोगों ने डाटा गैदर किया था। और ये देखिए, ये एक्सेल शीट में मैंने सारा अपना डाटा यहाँ फीड किया हुआ है, और इसी डाटा से मैं अपने सारा फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद उनके चार्ट्स, ये सारे मैं यहाँ पर तैयार कर रहा हूँ। तो ये मेरा जो है डाटा है, और मैं अपनी 20 वीडियो सीरीज़ में इसी डाटा को यूज़ करूँगा। अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो फ्रेंड्स आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। सो नाउ लेट अस कम बैक टू आवर पावर पॉइंट शीट। तो फ्रेंड्स, अब ये अगर आप देखें तो मैंने उसी में से ये 3 कॉलम्स लिए हैं, रीजन, रेवेन्यू और कस्टमर एज। मैं रीजन का, दैट इज़ नॉमिनल कैटेगोरिकल डाटा, उसका मैं वीडियो ऑलरेडी अब आप लोगों को बना के दिखा चुका हूँ। तो अब यहाँ पर जो है मैं अपना क्वांटिटेटिव डाटा लूँगा, जो कि मेरा इंटीजर होगा। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कस्टमर एज। मीन्स ये इंटीजर्स मेरे वो नंबर्स हैं जो कि फ्रैक्शंस में नहीं हो सकते, होल नंबर्स में होंगे। तो इसीलिए मैं एज जो है मेरा इंटीजर मैंने लिया है यहाँ पर। अब मैं इसका जो है यहाँ पर कैटेगरीज बनाऊंगा, और उसके बाद यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी इसकी निकाल के अपना ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करूँगा। सो हेयर वी हैव टेकन अ कंटिन्यूस डाटा एंड वी हैव टू प्रिपेयर द कैटेगरीज एंड देन चार्ट फ्रॉम द कंटिन्यूस डाटा। सो दिस आई विल स्टार्ट डूइंग स्टेप बाय स्टेप। इसके मैं 5 स्टेप्स आपके सामने रख रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग टू शो दिस 5 स्टेप्स टू यू। सो माई फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डाटा। अब मैं जिस पर्टिकुलर डाटा का मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ निकालूंगा, जो कि मैं एक्सेल के मिन और मैक्स फंक्शंस को यूज़ करूँगा। सो हेयर वी विल प्रिपेयर द क्लास इंटरवल्स ऑफ एज बाय कैलकुलेटिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इन द डाटा, एंड दिस वी हैव कैलकुलेटेड यूजिंग एक्सेल मिन एंड मैक्स फंक्शंस। तो मैंने यहाँ पर अपना मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाली। मैंने एक्सेल में अपने सेल H4 में मैंने इक्वल टू मिन टाइप किया, और जैसे ही मैं MIN टाइप करूँगा मेरे को MS एक्सेल का मिन फंक्शन मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर जो है अपना मिन फंक्शन बिल्डअप करना शुरू किया, और उसके बाद ये मेरे से मांगता है कि मेरी नंबर सीरीज़ क्या है। नंबर सीरीज़ मेरी ऑब्वियसली C4 से लेके 203 तक की है, जो कि मैंने यहाँ पर इंसर्ट करी। कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की से इमीडिएटली मैं लास्ट रेस्पोंडेंट पे पहुँच जाऊँगा। पेरेंथेसिस अप्लाई किया, और पेरेंथेसिस अप्लाई करने के बाद कंट्रोल एंटर। फ्रेंड, मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा, खाली एंटर ना हिट करें, आप कंट्रोल प्लस एंटर हिट करें। कंट्रोल प्लस एंटर आप जैसे ही हिट करेंगे तो आप जिस सेल में काम कर रहे हैं हमेशा उसी सेल में ही रहेंगे, ना कि नीचे वाले सेल में। अगर आप एंटर खाली दबाते हैं तो आप नीचे वाले सेल में आ जाएंगे, और कई बार हम लोग जल्दी में होते हैं तो हम लोगों से गलतियां हो जाती हैं। लेकिन कंट्रोल प्लस एंटर जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो जिस सेल में आप काम कर रहे हैं आप हमेशा उसी सेल में ही रहेंगे। सो हिट कंट्रोल एंटर, and then we get that is the minimum number, that is the minimum number is 18। so मेरे डाटा का जो मिनिमम एज है वो 18 है। अब मैं सिमिलरली इसी
6 में मैं अपना जो है मैक्सिमम अपनी वैल्यू निकालूंगा। तो मैंने यहाँ पर टाइप किया इक्वल टू मैक्स और उसके बाद वही कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड हेयर आई गेट द मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए 18 और 65 ये मेरे लोएस्ट और हाईएस्ट ये दोनों ही मैंने अपने एज के मैंने डाटा अपने यहाँ निकाल लिए हैं कि 18 जो है मेरा लोएस्ट कैटेगरी का लोएस्ट एज है कस्टमर की, और 65 जो है हाईएस्ट एज है कस्टमर की। ये मैंने इसलिए यहाँ पर कैलकुलेट किया क्योंकि मुझे यहाँ पर अपनी क्लास इंटरवल्स यहाँ बनाने हैं और कैटेगरीज बनानी है। तो एटलीस्ट मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे मिनिमम और मैक्सिमम एज में अगर 47 ईयर्स का यहाँ पर गैप आ रहा है तो मैं अपनी कितनी कैटेगरीज यहाँ पर बना सकता हूँ। अगर मैं 15-15 का एज ग्रुप लेके चलूँ तो 0 to 15, फिर 16 से लेके 30, फिर उसके बाद 31 से लेके, तो इस तरीके से लगभग 4 कैटेगरीज मेरी। तो 47 ईयर्स में 4 कैटेगरी आई थिंक एक रफली एक बहुत बैलेंस एक हमारा जो है कैटेगरीज बन जाएंगी। क्योंकि मेरे को कैटेगरीज वो चाहिए जिसमें कि जो कि मैं डाटा एनालिसिस जब मैं करना शुरू करूँ उन पर्टिकुलर कैटेगरीज में तो मुझे सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ये हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि हम अपनी जो कैटेगरीज है ना तो हम कम बनाएंगे ना ही ज़्यादा बनाएंगे। अगर हम ज़्यादा भी बनाते हैं तो हमें कुछ नया नहीं मिलता, और अगर हम बहुत कम भी बनाते हैं तो भी उससे हमें कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं होती। तो इसीलिए हमें एक अप्रोप्रिएट ऑप्टिमम नंबर हमें लेके चलना है जिससे कि हमें अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाए। तो इससे 47 ईयर्स में मैं मुझे ये लग रहा है कि शायद मेरी 4 कैटेगरीज बनेंगी तो मेरा काम आराम से हो जाएगा। सो नाउ लेट अस फर्स्ट आइडेंटिफाई द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। अब मैं लोअर, क्योंकि मेरे को अपनी कैटेगरीज यहाँ पर बनानी है तो ऑब्वियसली मेरी कैटेगरीज तब बनेंगी यहाँ पर जबकि मैं इनके अपर और लोअर लिमिट निकालूंगा कि भाई मुझे यहाँ पर कौन सी कैटेगरी यहाँ पर डालनी है। तो सबसे पहले मैं लोअर और अपर कैटेगरी यहाँ पर बनाना शुरू कर देता हूँ। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग द मैक्स एंड मिन वैल्यूज ऑफ द रेंज वी विल नाउ कैलकुलेट द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल ऑल्सो। सो इन माई ओपिनियन, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये एक आर्ट है, साइंस कम है और आर्ट ज़्यादा है। साइंस थोड़ा सा आपको पहले समझना पड़ेगा कि इसकी जो है टोटल गैप कितना आ रहा है। हम लोगों ने डिस्कस किया था 47 ईयर्स आ रहा है। तो अब मैं ये डिसाइड करूँगा कि हाउ मच विड्थ और इंक्रीमेंट शुड बी गिवन इन ईच क्लास और कैटेगरीज, एंड देन फाइनली हाउ मैनी कैटेगरीज। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर इंक्रीमेंट जब मैं लोअर और अपर लिमिट में कर रहा हूँ तो इन दोनों के बीच में मुझे कुछ गैप भी देना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा कि अगर मैं 0 से 15 का लेता हूँ तो ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है 0 से 15, क्योंकि मेरा मिनिमम एज ही ऑलरेडी 18 ईयर्स है। तो ऑब्वियसली 0 से 15 की कैटेगरी मेरे लिए किसी काम की नहीं होगी। अगर मैं उसमें कुछ काम करने भी लगूंगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी 0 आएगी। तो मैं 18 भी नहीं लेता, क्योंकि मैं 19 लूँगा तो मेरी 0 से 18 की कैटेगरी में कुछ मेरी ऑब्जर्वेशंस आनी शुरू होंगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट जो है अपना 19 मैंने लिया, और 19 के बाद अब देखिए सपोज आई चूज द इंक्रीमेंट 19, देन माय क्लास इंटरवल्स विल बिकम लाइक 0 to 19, 20 to 39, 40 to 59, so on. So in fact these class intervals will be my categories. So let us start building them. अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने अपना सेल आई फोर में मैंने अपना यहाँ पर मैंने बिल्ड किया, मैंने प्लेस किया 0। सो आई स्टार्ट दिस बाय प्लेसिंग 0 इन द लोअर क्लास इंटरवल, एंड नाउ आई विल बिल्ड माय अपर क्लास इंटरवल ऑल्सो। 0 मेरा यहाँ फिक्स हो गया। अब इसके बाद मेरे को अपर क्लास इंटरवल बनाना है। अपर क्लास इंटरवल मैं कह रहा हूँ मेरा कितना होना चाहिए, 19। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर आई फोर क्योंकि मेरे को इसको ज्वाइन भी करना है दोनों को, तो मैंने क्या किया, मैंने आई4 प्लस आई2 मैंने यहाँ पर लिया। आई2 मेरा 19 है। अब क्योंकि ये मेरा फॉर्मूला तैयार कर रहा हूँ और ये मेरा अपर इंटरवल का जो मेरा फॉर्मूला है ये मेरा नीचे ड्रैग होगा, तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने आई2 को यहाँ पर इसको मैंने एब्सोल्यूट कर दिया। सो हेयर आई हैव बिल्ड माई अपर क्लास इंटरवल by placing I4 the upper in the increment I2 also. Now since I will be dragging the formula down with increment 19 being the constant, so I will make I2 absolute by placing the dollar sign. तो देखिए मेरी फर्स्ट कैटेगरी की मेरी लोअर और अपर लिमिट यहाँ पर तैयार हो गई है। ये अभी आपको कैटेगरीज यहाँ दिखाई नहीं दे रही, कैटेगरीज हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, लेकिन कैटेगरी की मेरी लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पर हो गई है।
नाउ हिट कंट्रोल एंटर मैं जैसे ही करूँगा तो मेरा 19 जो है मेरा अपर क्लास इंटरवल यहाँ पर मेरा आ जाएगा, और वो भी अब मेरा ये एक फार्मूला फॉर्म में आ गया है. दैट इज़ इफ़ वी विश टू इंट्रोड्यूस एनी change in the class intervals or an increment, then all the subsequent data will automatically get updated. देखिए, now my second lower class interval मेरा ये वाला है, that is cell. Now the second lower class interval is previous upper class interval plus 1. क्योंकि यहाँ पर मेरे को अपना सेकंड कैटेगरी यहाँ पर बनाना है, तो मेरा सेकंड कैटेगरी का लोअर क्लास इंटरवल मेरा होगा अपर क्लास इंटरवल प्लस 1. क्योंकि 19 तक तो मैं यहाँ ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो मेरे को 19 से ऊपर का डाटा यहाँ चाहिए. तो अपर क्लास इंटरवल प्लस 1 मैंने यहाँ पर किया, दैट इज J4 प्लस 1, एंड दिस विल गिव मी द रिजल्ट एज 19 प्लस 1 20. सो प्लीज बी नोटेड दैट दिस विल बी अ relative cell reference and not absolute, as I wish also that when I copy and drag the formula down, then इट शुड मूव अकॉर्डिंगली. अब देखिए, ये मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एब्सोलूट बना रखा है, 19 को फिक्स किया हुआ है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर इसको नीचे ड्रैग करता चला जाऊँगा तो ऑब्वियसली मैं इसको फिक्स नहीं करूँगा, एब्सोलूट नहीं करूँगा, मैं इसको रिलेटिव रखूँगा. अब मैंने जैसे कंट्रोल एंटर किया तो मेरे को 20 यहाँ मिल गया. नाउ सिंस माई सेल J4 इज़ द अपर लिमिट ऑफ माई फर्स्ट क्लास इंटरवल. ये देखिए, ये मेरा सेल J4 है, और मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि दैट माई अपर लिमिट ऑफ माई फर्स्ट क्लास इंटरवल इज़ एक्चुअली जस्ट वन सेल टू द लेफ्ट ऑफ सेल J4 प्लस इंक्रीमेंट. अब देखिए, ये जो मेरा है, ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो है सेल J4 प्लस इसका इंक्रीमेंट, हैंस आई कैन सेफली ड्रैग एंड कॉपी द डाटा. अब इसी तरीके से, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो यहाँ पर मैंने अपर लिमिट मैंने यहाँ बनाई है जस्ट वन सेल टू द लेफ्ट ऑफ सेल J4, ये एक तो ये लेफ्ट सेल हो गया प्लस इसका इंक्रीमेंट हो गया. तो अब ऑब्वियसली जब यहाँ पर जो मेरा फॉर्मूला आना चाहिए वो यहाँ पर मेरा सेल J4 प्लस इसका इंक्रीमेंट आना चाहिए. तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरा जो है सेल ये J5 हो जाएगा J4 की जगह, क्योंकि मैंने इसको रिलेटिव रखा हुआ है. तो जैसे ही मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा तो इसमें 20 प्लस इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली ऐड होके यहाँ पर J5 सेल में मेरा फॉर्मूला प्लेस हो जाएगा, और मेरे को मेरा डिज़ायर्ड आंसर यहाँ पर मिल जाएगा. तो मैंने जैसे ही इसको मैंने ड्रैग किया तो देखिए ये यहाँ पर 39 यहाँ पर आ गया. वो कैसे आया, इसने ये आपको यहाँ पर दिखाया भी कि दैट इज इट इज़ I4 प्लस I2. Now you can notice the formula also in the cell J5, that is it is I5, that is I5 प्लस डॉलर साइन मैंने एब्सोल्यूट यहाँ किया हुआ था इसको, तो वो भी यहाँ पर कॉपी हो रहा है, दैट इज़ I2. इंक्रीमेंट भी आ रहा है. अब देखिए, इसने I4 को ऑटोमेटिकली यहाँ पर पिक कर लिया, और उसके बाद इंक्रीमेंट भी यहाँ पर इसने प्लेस कर दिया. नाउ आई कैन कॉपी माई टू डिफरेंट फार्मूलाज. अब देखिए, मेरा जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट फार्मूला से मैंने सारी कैटेगरीज की मैंने यह बना दी है. तो ये मैं इन दोनों फार्मूलाज को अगर एक साथ मैं ड्रैग करता हुआ लेके आऊँगा तो मेरी बाकी की कैटेगरीज भी बिल्ड हो जाएंगी. तो ये मेरा एक फार्मूला है, ये मेरा दूसरा फार्मूला है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक फार्मूला अपना मैंने यहाँ पर लगा के आपको दिखाया था कि मैंने कैसे यहाँ लोअर कैटेगरी यहाँ बनाई है. सो नाउ आई कैन कॉपी माई टू डिफरेंट फार्मूलाज एज बिल्ड इन सेल I5 एंड J5 एंड विल कॉपी एंड ड्रैग देम डाउन. तो ये दोनों के दोनों फार्मूलाज मेरे यहाँ पर हैं. अब इनको मैं ड्रैग करूँगा तो मेरे बाकी कैटेगरीज आराम से बन जाएंगी. उनकी लोअर और अपर क्लास इंटरवल्स मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे, तो मुझे कैटेगरीज बनाने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी. तो ये मेरे दोनों के दोनों नाउ द ब्यूटी, तो ये यहाँ पर मेरे दोनों के दोनों क्लास इंटरवल्स मेरे यहाँ तैयार हो गए हैं, लोअर लिमिट एज वेल एज अपर लिमिट. Now the beauty of this classification is that I can change this class intervals limit as per my wish or convenience. देखिए, मैं जैसे पहले आपको बता रहा था कि मैंने ये डायनामिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ बना रहा हूँ. तो ये मेरा जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्लास इंटरवल्स की ये डायनामिक है. मैं अगर यहाँ पर इंक्रीमेंट में कोई भी चेंज लेके आऊँगा वो इमीडिएटली बाकी क्लास कैटेगरीज में भी वो सारे के सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस हो जाएंगे. जैसे मैंने इंक्रीमेंट अपना 15 चेंज किया, अब आप देखिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो गई, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा. क्यों नहीं यूज़ करूँगा? द रीज़न इज़ वेरी प्लेन एंड सिंपल, क्योंकि मेरा जो मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पर मेरा मिनिमम एज लिमिट है 18, मैक्सिमम है 65. अब यहाँ पर देखिए अपर क्लास लिमिट जो है 63 पे क्लोज कर रहा है, जो कि मुझे पूरी डाटा यहाँ नहीं मिलेगी, इसीलिए मैं 15 को यूज़ नहीं करूँगा. सो हेयर माई ऑल लिमिट्स इन द कैटेगरीज ऑल्सो चेंजेस अकॉर्डिंगली, ऑल्दो वी विल नॉट बी यूजिंग दिस इंक्रीमेंट कैटेगरी क्लासिफिकेशन बिकॉज द लास्ट इंटरवल अपर लिमिट इज 63 whereas the maximum age limit is 65. Now let us start building the class categories. This is our step number 3.
अब देखिए मैं यहाँ पर नाउ सिंस आफ्टर बिल्डिंग दिस क्लास इंटरवल टेबल आई नीड टू प्रिपेयर दिस चार्ट, क्योंकि मैं अब यहाँ पर जो मेरा चार्ट बनेगा, जो मैं अपना चार्ट बनाऊंगा, क्योंकि मुझे एंड में अपना चार्ट बना के अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करना है, तो मैं अपनी चार्ट में इन्हीं दोनों टेबल्स, इन्हीं दोनों कॉलम्स को यूज़ करूँगा, एज को और फ्रीक्वेंसी को. सो नाउ सिंस आफ्टर बिल्डिंग दिस क्लास इंटरवल टेबल आई नीड टू प्रिपेयर द चार्ट ऑल्सो फ्रॉम द सेम डाटा, हैंस आई नीड द प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट लेबल्स. अब क्योंकि मैं अपने चार्ट में लोअर लिमिट और अपर लिमिट तो मेंशन नहीं कर सकता, तो यहाँ पर मुझे एक लेबल देना पड़ेगा जिसको कि मैं चार्ट में डिस्प्ले भी कर सकूँ. तो ये कॉलम ई और कॉलम एफ मेरे लिए अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं, और यही दोनों कॉलम्स मेरे चार्ट में भी जाएंगे. अब देखिए मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर 0 to 19 का एक लेबल बनाने जा रहा हूँ. इनफैक्ट इन कॉलम ई आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ कैटेगरी यूजिंग एक्सेल फार्मूला, और वो भी मैं एक्सेल फार्मूला से 0 से 19. सो इट मीन्स ये मेरा एक फार्मूला यहाँ बनेगा और जैसे ही मेरा फार्मूला इस सेल में बन जाएगा, मैं इसको ड्रैग करता हुआ नीचे ले आऊँगा और मेरे बाकी फार्मूलाज भी यहाँ तैयार हो जाएंगे और लेबल्स मेरे अपने आप आ जाएंगे. कैसे? लेट मी शो यू दिस. नाउ सिंस I4 इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, ये देखिए मेरा I है कॉलम, यहाँ पर I4 सेल है, तो ये तो है मेरा, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर क्या बनाने जा रहा हूँ 0 to 19. तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पर I4 सेल को प्लेस किया, विच इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल विच नीड्स टू बी जॉइंड विद अपर लिमिट. सो हेयर वी विल बी यूजिंग द एम्परसेंट साइन, क्योंकि मेरे को 0 से 19 का बनाना है, तो ऑब्वियसली मेरे को ये I4 है मेरा, और इसके बाद ये मेरा दूसरा है सेल J4, इन दोनों को मेरे को जोड़ना है 0 to 19 के फॉर्म में. तो मैं कैसे करूँगा, I4 मैंने यहाँ लगाया. अब इसके बाद मैं अगला स्टेप जो लूँगा, इसको एम्परसेंट साइन लूँगा. एम्परसेंट साइन लेने के बाद नाउ बिटवीन द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट देयर शुड बी अ डैश ऑल्सो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ 0 to 19. अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं डैश, ये डैश जो है मेरा एक तरीके का टेक्स्ट फार्मूला है. अब टेक्स्ट फार्मूला जब भी हम लोग एक्सेल फार्मूला में प्लेस करते हैं तो हम लोग डबल कोट्स यूज़ करते हैं. So now between the lower limit and upper limit there should be a dash sign also. So we will place this sign also in the text formula, which we will write by using a double quote, first a double quote and then followed by the space, and then placing dash sign and then again space and ending it with double quote. फ्रेंड्स, फार्मूला बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इन लाइंस को आप ज़रूर रीड कीजिए और देखिए कि मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है. अब देखिए मैंने जो यहाँ लिखा है वही मैं यहाँ पर करने भी जा रहा हूँ. मैंने यहाँ पर डबल कोट्स लगाया, डैश दिया, फिर इसके बाद मैंने ये डैश का साइन यहाँ लगाया, फिर स्पेस दिया, फिर मैंने डबल कोट्स इंट्रोड्यूस किया. अब देखिए ये मेरा फार्मूला बना है सही या नहीं, इसको मैं कंट्रोल प्लस एंटर के साथ में जैसे ही मैं हिट करूँगा तो ये 0 से डैश आ गया, क्योंकि मैं वहाँ आपको दिखा रहा था 0 to 19. अब मुझे यहाँ पर 19 और ऐड करना है. Now since this category is incomplete, so we will place the upper limit also. So I will place the upper limit by using the ampersand sign and the cell reference J4. तो देखिए यहाँ पर अब मैंने डबल कोट्स, मैंने ऑलरेडी यहाँ था काम, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एम्परसेंट साइन लिया और उसके बाद मैंने अपर लिमिट यहाँ पर प्लेस की J4, कंट्रोल एंटर, एंड हेंस यू सी माई फर्स्ट लेबल इज़ बिल्ड. अब मेरा फर्स्ट लेबल बिल्ड हो गया है. ऑब्वियसली ये मेरा फार्मूला डायनेमिक है. अब मैं जैसे ही इसको ड्रैग करूँगा मेरी बाकी के लेबल्स जो हैं वो भी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगी. सो दिस इज़ हाउ आई गेट माई फर्स्ट कैटेगरी. सो नाउ आई विल कॉपी एंड ड्रैग दिस फार्मूला डाउन इन द अदर रिमेनिंग कॉलम ई सेल्स ऑल्सो, जो कि मैंने ड्रैग किया. तो देखिए ये यहाँ पर इमीडिएटली सारे के सारे लेबल्स मेरे पास आ गए जो कि मुझे अपने चार्ट में चाहिए. 0 to 19, 20 to 39, 40 to 59, 60 to 79, मेरी सारी अपर लिमिट्स एज वेल एज लोअर लिमिट्स, ये मेरी लोअर लिमिट्स हैं, ये मेरी अपर लिमिट्स हैं, ये यहाँ मेरी फार्मूला में यहाँ पर आ गई. अब मुझे फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इनकी निकालनी है. सो इफ़ आई चेंज द इंक्रीमेंट हेयर ऑल्सो देन ऑटोमेटिकली ऑल द डाटा सेट्स गेट्स चेंजेस, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा. तो ये मेरा प्योरली डायनेमिक चार्ट है. नाउ लेट अस कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑल्सो यूजिंग काउंट इफ्स. अब मैं यहाँ पर काउंट इफ्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ मेरे दो क्राइटेरियाज़ हैं. ये मेरा लोअर लिमिट है और ये मेरा अपर लिमिट है, तो मुझे दोनों ही क्राइटेरियाज़ मेरे काउंट इफ़ फंक्शन में यूज़ करने हैं. तो इसीलिए मैं यहाँ पर काउंट इफ़ ना यूज़ करके काउंट इफ्स यूज़ करूँगा. सो आई विल कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी इन कॉलम एफ यूजिंग काउंट
ifs function. The count ifs function work on the premise like asking from each and every entry are you greater than. अब मैं जैसे ही यहाँ पर मैं अपना फार्मूला बिल्ड करूँगा और मैं इसको फीड करूँगा यहाँ पर, तो वो सबसे पहले जो काउंट इफ फंक्शन कैसे काम करेगा, वो उनसे यह इस पूरे डाटा एरे में वो जाएगा और पूछेगा बॉस आर यू ग्रेटर देन डैश 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 और लेस देन डैश 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 डैश। तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए काम कर रहा है। तो जैसे पहली कैटेगरी है वो, तो वो पूछेगा उसे आर यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 19। इफ़ द आंसर इज यस देन इट विल बी काउंटेड और एल्स इट विल बी इग्नोर्ड। सो आई विल बिल्ड हेयर इन दिस सेल F5 इक्वल टू काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज 1 क्राइटेरिया रेंज, इसके दो आर्ग्यूमेंट्स हैं काउंट इफ्स के, क्राइटेरिया रेंज 1 क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया रेंज जो है मेरा यहाँ से आएगा कॉलम सी से। देखिए मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की यूज़ किया और मेरा यहाँ पर C4 से C203 200 डाटा का रेस्पॉन्डेंट यहाँ प्लेस हो गया फार्मूला में। अब क्योंकि मेरे को इस क्राइटेरिया को मेरे को यहाँ रखना भी है और आगे इसको मैंने को यहाँ ड्रैग भी करना है बाकी कॉलम के सेल्स में, तो इसलिए मैं इसको एब्सोल्यूट करूँगा। तो मैंने इसको यहाँ पर एब्सोल्यूट कर दिया डॉलर साइन लगा के F4 साइन यूज़ करके। अब इसके बाद मेरा जो क्राइटेरिया 1 है, क्राइटेरिया 1 क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो लोअर क्लास लिमिट है 0, तो मुझे 0 से कम तो चाहिए नहीं, तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ प्लेस किया। अब क्योंकि ये देखिए ये मेरा कंपैरेटिव ऑपरेटर है और साथ ही मेरे को 0 भी लगाना है यहाँ पर, तो कंपैरेटिव ऑपरेटर जो है मेरा एक ये जो है मेरा टेक्स्ट के फॉर्म में यहाँ पर आएगा, तो इसको मैं डबल कोट्स में यूज़ करूँगा। फ्रेंड्स एक्सेल में हम जब भी टेक्स्ट का हम लोग जिक्र करेंगे, टेक्स्ट फार्मूला हम लोग लगाएंगे, तो डबल कोट्स के थ्रू ही हम लोग उसको प्लेस करते हैं फार्मूला में। तो डबल कोट्स ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर उसके बाद डबल कोट्स क्लोज और उसके बाद 0, दैट इज़ मैं इस ढंग से करूँगा। 0 तो मैं यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर मैं एक सेल का रेफरेंस दे रहा हूँ, तो इसीलिए मैं I4 सेल यहाँ प्लेस करूँगा। तो आई विल कंबाइन दिस I4 datum, द datum मीन्स सिंगल एंट्री इन द फार्मूला यूजिंग एम्परसेंट साइन, जो कि मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो मेरा क्राइटेरिया रेंज 1 क्राइटेरिया 1 मेरा ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है। अब मुझे चाहिए अपना दूसरा क्राइटेरिया। नाउ लेट अस मूव टू क्राइटेरिया रेंज 2 एंड क्राइटेरिया 2। ऑब्वियसली मेरा क्राइटेरिया रेंज 2 मेरा वही का वही है, दैट इज़ सेल C4 से 203। फ्रेंड्स आप चाहें तो इसको यहाँ कॉपी कर लीजिए, नहीं तो वही यहाँ पर अपना जो है कर्सर रखिए, फिर उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, उसके बाद यहाँ पर इसको लेके आइए, उसको डॉलर साइन लगाइए, एब्सोल्यूट कीजिए एंड देन मूव टू क्राइटेरिया 2। So the criteria range 2 is the same। अब ये मेरा यहाँ पर आ गया है। अब उसके बाद मेरा क्राइटेरिया 2 क्या है? क्राइटेरिया 2 इज़ माय सेल 19। सेल 19 जो है मेरा ये अपर लिमिट है, तो मुझे इसको प्लेस करना है। वो कैसे प्लेस करना है? जैसे मैंने अपना फर्स्ट क्राइटेरिया यहाँ पर प्लेस किया था, वो मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू किया था, यहाँ पर मैं सिर्फ लेस देन और इक्वल टू करूँगा। सो डबल कोट्स लेस देन इक्वल टू डबल कोट्स देन एम्परसेंट साइन, क्योंकि इनको दोनों को मेरे को ज्वाइन भी करना है, इसको क्राइटेरिया रेंज को और क्राइटेरिया को, तो इसीलिए मैंने एम्परसेंट साइन भी यूज़ किया और मैंने J4। अब इसकी मेरा फार्मूला यहाँ कंप्लीट है, देखिए आप यहाँ पर, एंड देन कंट्रोल एंटर करते ही देखिए मेरी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ गई। जैसे ही अब मेरा ये देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, मेरा फार्मूला भी यहाँ पर तैयार है। मुझे यहाँ कुछ नहीं करना, सिर्फ मैं इसको ड्रैग करूँगा और ड्रैग करते हुए लेके आऊँगा, मेरी बाकी सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज भी यहाँ पर आ जाएंगी। सो दिस इज़ द फार्मूला विच इज़ वर्किंग इन दी बैक एंड। आपने ये फर्स्ट सेल में सिर्फ आपने फार्मूला फिल किया है, जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे इमीडिएटली ये आपकी की सारी कैटेगरीज भी आपकी फिल करके आपको फ्रीक्वेंसी आपको दे देगा। नाउ इफ़ यू वांट ऑल्सो यू कैन, एंड आई थिंक यू शुड यूज़ ऑल्सो कि आपका ये जो टोटल है कितना है। 200 रेस्पॉन्डेंट्स का है तो मेरा टोटल भी 200 आना चाहिए। तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर टोटल मैं करूँगा ऑटो सम के थ्रू। ऑटो सम का जो मेरा शॉर्टकट है वो बहुत ही आसान है, ऑल्ट प्लस इक्वल टू। यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर सेल में ऑल्ट इक्वल टू जैसे ही आप यहाँ पर हिट करेंगे तो आपको ऑटो सम यहाँ पर आपको ये तैयार होता हुआ मिल जाएगा। आपने इससे बाहर आना है, यहाँ पर आके कंट्रोल एंटर आपने करना है, तो आपको 200 का यहाँ पर आ गया। अब देखिए ये एज और फ्रीक्वेंसी, ये दो मेरे कॉलम्स हैं यहाँ पर, कॉलम ई और कॉलम एफ। इसी को ही मुझे आगे अपने रिपोर्ट में यूज़ भी करना है और इसके चार्ट भी बनाने हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरा जो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस है जो कि मेरे को ये शो करता है कि ये हाईएस्ट जो एनर्जी ड्रिंक कंज्यूमर्स हैं वो मेरे इस कैटेगरी हैं। तो मुझे अपनी अगर मार्केटिंग कैंपेन्स या जो भी काम मेरे को करना है इस एज ग्रुप को ध्यान में रख के करना है, क्योंकि हाईएस्ट कंज्यूमर्स मेरे ये हैं। हालांकि 40 से 59 वाले भी हैं और थोड़े बहुत 60 से 79 वाले भी हैं, लेकिन मैक्सिमम जो मेरा कंसंट्रेशन रहेगा वो मेरा यूथ पॉपुलेशन को रहेगा।
नाउ सिंस आई हैव टोल्ड यू ऑल्सो दैट ये दो क्लासेस भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं रैंकिंग करूँ तो रैंकिंग में मैं आराम से बड़े ये जो मेरे को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस है वो मेरे को दिखा सकता है कि नंबर वन कैटेगरी ये है, नंबर टू कैटेगरी ये है, नंबर थ्री कैटेगरी ये है. नाउ लेट अस प्रिपेयर द चार्ट ऑल्सो, जो कि हमारा लास्ट स्टेप है इस पर्टिकुलर वीडियो का. नाउ फॉर दिस, क्योंकि मुझे अपनी रिपोर्ट बना के प्रेजेंट करनी है, तो ऑब्वियसली मैं अपना चार्ट के थ्रू जो है मैं अपनी बात को बहुत आसानी से एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ. नाउ दिस इज़ सिंस दिस इज़ व्हाट एज, सो एज जो है मेरा क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, तो मेरा जो और मैंने इसका जो क्लासिफिकेशन किया है वो कैटेगोरिकल क्लासिफिकेशन है. तो मेरा डाटा क्वांटिटेटिव है, कैटेगोरिकल क्लासिफिकेशन है. ऑब्वियसली मैं यहाँ पर कॉलम चार्ट यूज़ करूँगा, लेकिन कॉलम चार्ट को मैं एक और अलग वेरिएंट भी मैं आपको दूंगा जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा. सो नाउ फॉर दिस टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव कैटेगोरिकल क्लासिफिकेशन वी विल यूज द कॉलम चार्ट. सो फॉर दिस वी विल बी यूजिंग द शॉर्टकट ऑल्ट प्लस F1. ऑल्ट प्लस F1 जैसे ही मैंने यहाँ पर किया, ये देखिए मेरा यहाँ पर कॉलम चार्ट मेरा यहाँ पर तैयार होकर मेरे पास यहाँ आ चुका है. नाउ दिस इज़ अ क्वांटिटेटिव कंटिन्यूस एंड इंटीजर डाटा, एंड इन बिटवीन द कैटेगरीज वी कैन नॉट फिट ऑल्सो एनीथिंग, क्योंकि मैंने यहाँ पर 0 से 19, फिर 19 से 20 के बीच में तो कुछ भी नहीं है ना. कोई यहाँ पर कोई यहाँ पर मैंने कोई एंट्री नहीं ली है. हालांकि ये 0 से 19 जो है मेरी ए कैटेगरी है, 20 से 39 ए कैटेगरी, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि 19 ईयर्स 6 मंथ्स मैंने वो कोई एंट्री नहीं ली है. तो इसीलिए ये मेरी सेपरेट और डिस्टिंक्ट कैटेगरीज हैं. So now this is a quantitative, continuous and integer data, and between the categories we cannot fit anything, hence we can remove the gaps also. अब मैं ये क्योंकि मेरे को चार्ट बनाना है और उसको ज़्यादा प्रेजेंटेबल भी बनाना है, तो कॉलम से शायद वो अपील ना आ पाए, इसीलिए क्योंकि मैं अब क्या करूँगा, मैं इन सारे कॉलम्स को भी आपस में यहाँ पर ज्वाइन कर दूँगा. सो यूजिंग द राइट क्लिक ऑफ द माउस वी गेट फॉर्मेट डाटा सीरीज एंड देन क्लिक ऑन द सेम. जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, आप देखिए मेरे यहाँ पर MS Excel 16 में मेरे माउस के ऊपर ही सारी की सारी ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं. सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सीरीज़ ऑप्शन में जाऊँगा. सीरीज़ ऑप्शन में मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं है यहाँ गैप विड्थ का. अब इस गैप विड्थ को, ये ऑलरेडी 97% पे है, मैं इसको 0 पे लेके आऊँगा. तो क्लिक ऑन द गैप विड्थ टू रिमूव द गैप बिटवीन द कैटेगरीज एंड ब्रिंग द पॉइंटर टू द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड वी गेट आवर हिस्टोग्राम. अब देखिए मेरे पास यहाँ पर हिस्टोग्राम यहाँ पर आ गया. मैंने कॉलम चार्ट नहीं, अब मैं यहाँ हिस्टोग्राम यूज़ करूँगा. नाउ क्लिक ऑन द फिल एंड लाइन ऑप्शन. ये इसका फिल एंड लाइन ऑप्शन है ताकि मेरी यहाँ पर कैटेगरीज भी यहाँ पर अलग अलग हो जाएं. यहाँ पर मैं गया इसमें फिल में मैंने इसको कहा वेरी कलर्स बाय पॉइंट. अब देखिए जैसे ही मैंने वेरी कलर्स बाय पॉइंट किया, इमीडिएटली जितनी भी कैटेगरीज हैं सारी अलग अलग हो गई. तो मेरा जो है अब ये मेरा कॉलम चार्ट ना होकर हिस्टोग्राम है और अलग अलग कैटेगरीज मेरी यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है. नाउ वी गेट दिस कलरफुल हिस्टोग्राम चार्ट. आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मेटिंग ऑन द सेम देन वी गेट दिस. मैंने इसका थोड़ा सा इसको जो मेरा एज का था यहाँ पर, इसको मैंने बोल्ड किया. बोल्ड करने के साथ इसका मैंने फॉन्ट साइज़ भी यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया. अब मैं यहाँ पर डाटा लेबल्स इंट्रोड्यूस करूँगा. MS Excel 16 में सारी चीज़ें हमारे माउस के ऊपर ही है, तो मैंने इस जैसे ही यहाँ पर प्लस ये मैं कॉर्नर के ऊपर जाऊँगा तो मेरे को चार्ट एलिमेंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे. नाउ अप्लाई ऑन द. अब मैं ऑलरेडी जिन जिन के ऊपर काम करता रहता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे सामने यहाँ पर ला के रख देता है. अब मैंने डाटा लेबल्स मैंने यहाँ पर लास्ट चार्ट में इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो उसने उसको टिक नहीं किया, वरना ये इसको भी टिक कर देता. लेकिन इसमें आप देखें तो ये आउटसाइड एंड ऑलरेडी यहाँ पर जैसे भी मैंने डाटा लेबल्स के ऊपर ले जाकर रखूँगा, ये ऑप्शन मेरे को दे देगा कि मुझे क्या करना है डाटा लेबल्स. मैंने कहा कि मुझे आउटसाइड एंड चाहिए, तो आउटसाइड एंड के ऊपर ले जाके इसने यहाँ पर प्लेस कर दिया. मैंने इसका फॉर्मेटिंग किया, फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ किया और ये यहाँ पर डाटा लेबल्स भी मेरे यहाँ पर आ गए हैं. अब मैं चार्ट टाइटल को अपना चार्ट टाइटल यहाँ लेके आऊँगा. चार्ट टाइटल जो है मुझे कहाँ चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए ऊपर. फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, मुझे चार्ट का टाइटल चाहिए. अगेन मैंने इसको सेलेक्ट किया. सेलेक्ट करने के साथ जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये चारों के चारों कॉर्नर्स एक्टिवेट हो जाते हैं. मैं अपना FX बार में ऊपर यहाँ जाऊँगा और मैं यहाँ टाइप करूँगा नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स बाई एज ग्रुप. और ये जैसे ही मैं एंटर करूँगा यहाँ पर, तो ये यहाँ पर ऊपर मेरा चार्ट का टाइटल भी यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज़ नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स बाय एज ग्रुप. तो ये मेरे एज ग्रुप्स हैं और ये मेरे ट्रांजेक्शन्स हैं. लेकिन यहाँ पर अभी किसी को नहीं पता कि ये एज ग्रुप है, तो मुझे इसका भी टाइटल यहाँ पर देना पड़ेगा. अब क्योंकि मैं डाटा लेबल्स यहाँ दे चुका हूँ, तो मैं बड़े आराम से ये वर्टिकल एक्सिस को मैं रिमूव कर सकता हूँ, तो मुझे और स्पेस यहाँ पर मिल जाएगी. तो मैंने वर्टिकल एक्सिस को भी मैंने रिमूव कर दिया यहाँ पर. अब ये क्योंकि मेरी ये कैटेगरीज़ हैं यहाँ पर, मैं इनको हॉरिजॉन्टल एक्सिस को इसको मैं एक लेबल भी देना चाहता हूँ. तो अगेन मैंने क्या किया, मैं चार्ट एलिमेंट्स के ऊपर गया, मैं इसके बाद एक्सिस टाइटल प्राइमरी हॉरिजॉन्टल के ऊपर मैं
प्राइमरी हॉरिजॉन्टल के ऊपर जाके मैंने वही अपना यहाँ मेरे को टाइटल यहाँ मिलेगा। एक्सेस टाइटल में मैंने अपना वही एफ एक्स बार में यहाँ पर गया, मैंने एज ईएस मैंने यहाँ अपना टाइप किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद मुझे यहाँ पर ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सेस का लेबल भी मुझे यहाँ पर मिल गया। सो दिस इज़ हाउ फाइनली द चार्ट विल लुक लाइक। ये देखिए, ये मेरा एक बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत चार्ट यहाँ पर तैयार होके आ गया है। और ये चार्ट एनालिसिस हमें ये रिवील करता है कि मेरा ये चार्ट जो है स्क्यूड नेचर में मीन्स एक पर्टिकुलर कैटेगरी में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है। अगर मैं सॉर्टिंग भी करूँ ना, तो सॉर्टिंग करूँगा तो ये देखिए, अगर मैं ये चाहूँ कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से या एज ग्रुप के हिसाब से जैसे भी मैं सॉर्टिंग करूँ, तो ये बहुत अच्छे ढंग से मेरे को यहाँ पर स्क्यूनेस दिखाएगा। सो इट रिवील्स दैट द चार्ट इज स्क्यूड इन नेचर एंड वी अप्लाई सॉर्टिंग ऑल्सो दैट इज़ फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, देन वी कैन ऑल्सो नोट द स्क्यूनेस टू। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा कैटेगोरिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा, जो कि मैंने कस्टमर एज को यहाँ पर यूज़ किया था, जो कि मेरा इंटीजर डाटा था। और उसी का मैंने आपको यहाँ पर पहले कॉलम चार्ट बनाया, कॉलम के बाद मैंने इसको, क्योंकि मैंने डिस्टिंक्ट कैटेगरीज मैंने यहाँ बिल्ड की, तो इसीलिए मैंने इसको हिस्टोग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो फाइनली टू समराइज, वी कैन से दैट इन हिस्टोग्राम कॉलम्स टच टू इंडिकेट दैट नो नंबर्स कैन फिट बिटवीन द क्लासेस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपने डाटा में मैंने कोई भी मंथ नहीं लिए हैं, सिर्फ एजेस लिए हैं, इसीलिए मेरा क्लासिफिकेशन जो है मेरा कैटेगोरिकल हो गया। सो नो नंबर्स कैन फिट बिटवीन द क्लासेस। हाइट ऑफ द कॉलम्स कन्वेज काउंट। ऑर्डर ऑफ क्लासेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू हेल्प रिवील शेप ऑफ द डाटा। नाउ दिस इज ऑल्सो, सो दिस इज द इन्फरेंस विच वी हैव ड्रॉन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कैटेगोरिकल क्वांटिटेटिव हिस्टोग्राम चार्ट। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो, जो कि मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आप कोई फ़ीडबैक देना चाहें तो ज़रूर अपनी फ़ीडबैक इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर अपनी फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा, और अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं अगला वीडियो बहुत जल्दी आपके पास लेके आऊँगा। टिल देन, गुड बाय।